एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। और आज मैं नया वीक शुरू करने जा रहा हूँ और मेरी लैंग्वेज हिंदी में ट्रांसलेट मतलब मैंने चेंज की है, क्योंकि वही बात मेरे को 2-3 लोगों ने बोला कि भी बागड़ी हमें समझ नहीं आती तो हिंदी में शुरू कर। चलो कोई ना, ठीक है, करते हैं कोशिश। हिंदी क्या है, मेरी मतलब थोड़ी सी है, उसमें हिंदी में बोलने में दिक्कत है। कोई ना, जो भी होगा करते हैं ट्राई। बाकी मैं यार्ड आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रखा है 6:30 और मैंने जाना है आज ब्रिस्टल टेनेसी, वर्जीनिया और टेनेसी के बॉर्डर पर। शहर है छोटा सा ब्रिस्टल, और वहाँ पे मतलब मंडे मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट है, तो सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मतलब भी पहुँच जाऊँगा मैं। कल शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा। और आज जो मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है वही सेम सारनिया बॉर्डर क्रॉस करना है। सैटरडे है, उम्मीद है कि बॉर्डर खाली होगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। और चलो कोई ना, देखते हैं जो होगा। बाकी आके मैंने अभी प्री ट्रिप वगैरह कर ली है और मैनिफेस्ट भी मंगवा लिया है। जो मैनिफेस्ट है वो मेन हमारा ज़रूरी होता है बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। उस पर मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, अभी ड्राइवर नेम, ट्रक की इंफॉर्मेशन, ट्रेलर की इंफॉर्मेशन, सील नंबर वगैरह, और एक होता है एंट्री नंबर, जो मतलब कस्टम्स वगैरह क्लियर कराते हैं तो उसका एंट्री नंबर होता है, और एक बार कोड होता है। तो मतलब सारा इसी के अंदर, बार कोड के अंदर जो कुछ भी होता है उनका मतलब बॉर्डर से रिलेटेड ही होते हैं। और सबसे मेन चीज़ है पासपोर्ट और ये स्टैंप, उसके बिना बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते। मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट, मतलब भी पासपोर्ट भूल ना जाए। क्या हुआ था, शायद तक 3-4 हफ्ते पहले की बात है। मैं यार्ड से निकला, मन में मेरे आई, मैं क्या यार, मैं क्योंकि मेरी आदत है हमेशा से भी पासपोर्ट में ना, जब निकलने लगता हूँ तो पासपोर्ट अपने पास रख लेता हूँ। तो मैंने सोचा, मैं क्या यार चल पासपोर्ट यूँ करूँगा, आगे मैं ऑन रूट पे कॉफ़ी उठाने के लिए रुकूंगा तब निकाल लूँगा। बट फिर मेरे याद आया, मैं क्या भाई यार पासपोर्ट रखा है या नहीं है। और कम से कम मैं 7-8 किलोमीटर आगे निकल गया था, तब जाके याद आया भी पासपोर्ट छोड़, मैं बैग ही नहीं ले गया, बैग ही मैं मेरी कार में भूल गया। फिर मैं वापस आया, बिना पासपोर्ट के बिना हम यूएसए में नहीं एंटर कर सकते, मतलब स्टैंप तो, वीज़ा तो मैंडेटरी है ही है यूएसए में, और पासपोर्ट के बिना एंटर नहीं कर सकते। और वापस कनाडा आते टाइम जैसे मैं वर्क परमिट पे हूँ, तो मेरे को पासपोर्ट प्लस वर्क परमिट दोनों चाहिए होते हैं। तो मैं एवरी टाइम मैं पासपोर्ट और वर्क परमिट हमेशा कैरी करता हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब हो चुकी है प्री ट्रिप वगैरह, और ग्रोसरी भी मैंने सेट कर ली है। अब निकलते हैं दूसरे यार्ड में, जाके वहाँ से ट्रेलर करते हैं और निकलते हैं बॉर्डर की तरफ। उम्मीद है ज़्यादा रश नहीं होगा। बाकी जो सिटीज़ है वो रात में मेन क्रॉस हो ही जाएगी, और है ही ये लगभग 13-13.5 घंटे का रास्ता है। बाकी पहाड़ी इलाका है, देखो कितना टाइम लगता है। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो पहुंच गया हूँ मैं सारनिया, और अभी टोल बिल्कुल बिजी नहीं है। देखते हैं ब्रिज पे कितना ट्रैफिक है। और ये राइट साइड में टोल आ गया, और जो लेफ्ट साइड में है वो कनाडा एंट्री के लिए इमिग्रेशन है। और दूसरी साइड अगर देखें तो पूरी लाइन भरी हुई है ब्रिज पे। लेट्स गो टू लेफ्ट। ये राइट साइड में है कनाडा का ड्यूटी फ्री। और अब मैं ब्लू वाटर ब्रिज पे, ब्रिज के थ्रू एंटर करूंगा यूएस से। लेफ्ट साइड में है जो जो लोग यूएसए से आ रहे हैं वो एंट्री है, और इधर जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है, मतलब उधर से आते हुए राइट मोस्ट वो ट्रकों की है। और पूरा ब्रिज भरा पड़ा है, जैसे परसों मेरे को टाइम लगा था लगभग 2 घंटे।
अभी टाइम हो रखा है 9:50। आज डे लाइट सेविंग टाइम भी है, मतलब 1 घंटा टाइम आगे हो जाएगा जस्ट। भी रात को 2 नहीं बजेंगे, सीधे 3 बजेंगे, मतलब 1:59, उसके बाद 2 नहीं बजेंगे, सीधे 3 बजेंगे, 1 घंटा स्किप हो जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका में हर साल होता है, मार्च में 1 घंटा आगे होता है टाइम, और अक्टूबर नवंबर में 1 घंटा टाइम पीछे होता है, मतलब 2:59 होता है, उसके बाद फिर से 2 बजते हैं, 3 नहीं बजते। सेम डे लाइट सेविंग टाइम होता है वो। पहले नवंबर में 2 बार 2 बजते हैं, और मार्च में वो 1 दिन स्किप होता है। सो मैं यूएसए कर गया हूँ एंटर, अभी ब्रिज के सेंटर पे हूँ। वेलकम टू द यूएसए, द प्योर मिशिगन। लो जी, कनाडा वाली साइड तो लाइन ही खूब बड़ी है, पता नहीं कितनी होगी, टोल के पीछे तक होगी जिस हिसाब से ब्रिज बना है। एंट्री हो चुकी है यूएसए में। अब करवाते हैं इमिग्रेशन, देखते हैं कितने बूथ खुले हैं। आई थिंक 2 से 5, 4 नहीं, 1 2 3 4 खुले हैं, 2 से 6। चलो करवाते हैं इमिग्रेशन, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू टर्न ऑफ द कैमरा। पर बढ़िया चीज़ ये भी आज वेटिंग नहीं है। अभी सुबह के 4:30 हो रखे हैं, और मैंने सिनसिनाटी ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है। लाइक मैं जस्ट 3 किलोमीटर बाद कंटकी स्टेट में एंटर कर जाऊंगा, और ओहायो रिवर है जो कंटकी और उसको ओहायो को डिवाइड करती है। यूएसए में एक सबसे अलग चीज़ ये है, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी स्टेट्स है वो डिवाइड हुई है रिवर्स के बेस पे। जो रिवर होती है उनकी वो, मतलब नदियाँ, उनकी वो स्टेट लाइन होती है। जैसे अभी सिनसिनाटी है शहर, इसका डाउनटाउन भी बिल्कुल रिवर के पास में है, और जस्ट आगे कंटकी स्टेट शुरू हो जाती है, और जो नेक्स्ट सिटी है वो कविंगटन है कंटकी की, और दोनों बिल्कुल सिटी मिलती जुलती है। दोनों के बीच में गैप कितना का, सिर्फ 200-250 मीटर का, जो एक ब्रिज है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये 4 लेन है। आज एक तो संडे है, चलो बाकी अभी तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो इतना ट्रैफिक नहीं है, वरना डे टाइम में यहाँ आ जाए बंदा, मिनिमम आधा घंटा टाइम लगना ही लगना फॉर श्योर। मतलब आधा घंटा ट्रैफिक मिलता है, और एक आधा एक्सीडेंट, बाकी स्लो डाउन। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके 2 रीजन है। क्योंकि यहाँ पे आके इंटरस्टेट 71 भी मर्ज होता है, और 75 तो चलो फ्लोरिडा से आ ही रही है। अभी मैं इंटरस्टेट 75 पे हूँ, और यहाँ पे इंटरस्टेट 71 भी मर्ज होता है, जो उधर लुइसविले और नाशविले उधर से आता है ये, तो वो ट्रैफिक भी आ जाता है। और बाकी 75 का खुद का ट्रैफिक, सिनसिनाटी का खुद का, और सामने है मेरे सामने सिनसिनाटी का स्टेडियम। और जस्ट लेफ्ट साइड में और अभी मैं ओहायो रिवर क्रॉस करूंगा बाय ब्रिज, और कंटकी में मैं एंटर कर चुका हूँ। लगभग यहाँ से डिस्टेंस बचा है मेरा 550-600 किलोमीटर, और आज 3x और कवर करूँगा, फिर बाकी देखता हूँ शाम को कवर करूँ डिस्टेंस या कल अर्ली मॉर्निंग में। मतलब अगर ट्रैफिक ना मिले ना, तो यूं मान लो भी बंदे का बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। भी जो प्लान किया होता है, जो एक्चुअल में ट्रिप प्लान की होती है, वो बंदा मतलब कर सकता है उतना डिस्टेंस कवर। नहीं तो अगर 5 मिनट का ट्रैफिक लग गया
आपकी बहुत सारी प्लानिंग फेल कर देगा वो। और ये रिवर क्रॉस कर ली है और मैं अब कंटकी में एंटर कर चुका हूँ। और वो रहा वेलकम टू कंटकी साइन। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखते हैं कहाँ बुक बंद करूँगा। वैसे मेरा प्लान है लंदन कंटकी में बुक बंद करने का, जो मैंने अभी तक प्लान किया है। बाकी देखो कहाँ तक बुक पहुँचती है, कितने वर्किंग आवर्स बचते हैं। सो टाइम हो रखा है सुबह के 7:10। और अभी भी अंधेरा है आज, क्योंकि वो डे लाइट सेविंग टाइम्स के कारण वो क्या हुआ, 1 घंटा टाइम पीछे हो गया। तो वैसे एक्चुअल में होना तो अभी 6:15 था, बट 7:15 हो चुके हैं। तो इसके कारण अभी अंधेरा लग रहा है। बट धीरे धीरे जैसे गर्मी आती जाएगी तो मतलब भी ये दिन भी थोड़े बड़े होते जाएंगे, तो 7 बजे मतलब क्या है, सूरज निकलने लग जाएगा। और मैं पहुंच गया हूँ कॉर्बिन कंटकी। यहाँ से लगभग डिस्टेंस बचा है 318 किलोमीटर। और लव्स का ट्रैवल स्टॉप है। देखते हैं जाके पार्किंग स्पेस का। बाकी सुबह 7 बज गए हैं, पार्किंग तो मिल ही जाएगी आराम से, क्योंकि मेरा ड्राइविंग टाइम भी ऑलमोस्ट 22-23 मिनट का बचा है। वैसे 22-23 मिनट में आगे मैं जा सकता था। यहाँ से 25 किलोमीटर आगे एक पायलट का है फ्यूल स्टॉप। बट दिक्कत ये है, पायलट पे मैं पहले रुका था 2 महीने पहले। तो मैंने उनसे पूछा शावर वगैरह का, तो वो बोलते कि हमारी रेनोवेशन चल रही है, तो उसके कारण शावर अवेलेबल नहीं थे। तो फिर इससे अच्छा मैं ख्याल है चल 20 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं, एटलीस्ट शावर तो होंगे। बाकी 3 घंटे का रास्ता बचा है। देखते हैं पार्किंग कहीं मिलती है तो। जिस हिसाब से लोगों ने ट्रक लगा रखे हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पार्किंग होगी। बाकी घूम फिर के देखते हैं। वैसे इस टाइम पार्किंग खाली होनी शुरू हो जाती है। लो जी, सामने पार्किंग मिल गई, यहाँ पे लगा देंगे। चल यू मार के लगते हैं, क्योंकि ब्लाइंड बैग तो यहाँ लगेगी नहीं। आज संडे होने के कारण क्या है, पार्किंग स्पेसेस अभी तक भरी पड़ी है, खूब है पार्किंग। यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ लगा देते हैं लेफ्ट साइड में। चलो हो गया अब सोने का टाइम। मिलते हैं शाम को। हाँ जी, तो शाम के 5:15 हो रखे हैं और प्री ट्रिप वगैरह भी मेरी डन है। अब निकलते हैं डिलीवरी लोकेशन की तरफ। और डिलीवरी है सुबह लगभग 8 बजे। जो डिलीवरी लोकेशन है वो लगभग मतलब 7:30-8 बजे ओपन होती है। बाकी लोकेशन इतनी बड़ी नहीं है, सो उम्मीद है कि कल सुबह जल्दी ट्रेलर अनलोड हो जाएगा। और लगभग यहाँ से 323 किलोमीटर है, तो 5:30 हुए हैं। और हिल वगैरह मिला के 8:30, मतलब 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा डिलीवरी लोकेशन तक।
फिर देखते हैं सुबह कहाँ से पिकअप मिलती है। और वैसे अब स्केल तो कोई मिलने वाली है नहीं, मेरे को मेन स्केल थी कंटकी की, और वो नाइट था और इवन के वीकेंड भी था, इसके कारण स्केल बंद थी, वरना कंटकी की स्केल ऑलमोस्ट खुली ही रहती है। और जो अभी मैं जहाँ पे जैसे कॉर्बिन रुका हुआ हूँ मैं लव के ट्रैवल स्टॉप पे, और जो कॉर्बिन से जस्ट 5 माइल्स पहले लंदन है, शहर है छोटा सा, तो जो लंदन की स्केल है उनका कोई टाइम नहीं है, इवन के वो सुबह 4-5 बजे भी खोल देते हैं। लास्ट वीक जब मैं आ रहा था किंग्सपोर्ट टेनेसी से, तो उन्होंने स्केल ओपन कर रखी थी सुबह 5 बजे भी, सो उनका कोई टाइम नहीं है। चलो अब कोई स्केल मिलनी नहीं है, और कल देखते हैं कल लोड का वेट कितना होगा। निकलते हैं फिर अब डिलीवरी लोकेशन की तरफ। अब हिली एरिया मिलेगा सारा, तो स्पीड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। मतलब भी कई कई जगह तो ऐसा आएगी भी स्पीड लिमिट 60-65 की रह जाएगी सिर्फ। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। लगभग 5:19 हुए हैं अभी, और मैं 5:30 पे निकलूंगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, मिलते हैं रास्ते में। सो ये है कंटकी का हिली एरिया। वैसे कंटकी स्टेट में एंटर होते ही हिल स्टार्ट हो जाते हैं, और अभी टेनेसी मेरे से रहा है 15 किलोमीटर अराउंड, हाँ 15-16 किलोमीटर लगभग। मतलब 10 मिनट में मैं टेनेसी स्टेट में एंटर कर जाऊंगा। और ये अब जितना भी मेरा डिस्टेंस बचा है सारा हिली एरिया है, अप हिल डाउन हिल। वैसे ठीक है, मतलब भी नॉर्मली ये एरिया ठीक है, बट यहाँ पे बारिश भी खूब होती है। और अगर आप नॉर्मल स्पीड पे हो जैसे 105-110 पे, फिर तो ठीक है ये, बट अगर उससे ज़्यादा ओवर स्पीड है, मतलब डाउन हिल जाते टाइम, फिर स्लिपरी है ये कंडीशन, मतलब स्लिपरी हो जाती है। और यही है जो इंटरस्टेट 75 मियामी फ्लोरिडा जाता है। मतलब पहले अटलांटा जॉर्जिया, अब सिटी आएगी टेनेसी की नॉक्सविल के बाद चैटनूगा, फिर उसके बाद अटलांटा जॉर्जिया के बाद ये 75 इंटरस्टेट खत्म होता है मियामी फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट साइड ऑफ यूएसए। मतलब यूएसए के मतलब बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाता है ये हाईवे, और शुरू होता है कनाडा के सेंट सॉल्ट मैरी से। आई थिंक ये हाईवे है 3000 किलोमीटर है शायद तक इसकी डिस्टेंस, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब तो क्या है, ये दिन में विजिबिलिटी है, तो ये मतलब क्या है, जो भी घुमावदार मोड है इतने मतलब रिस्की नहीं लगते जब रात को बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और वैसे भी हिली एरिया है तो अंधेरा खूब होता है आसपास, तो मतलब जब जैसे ही मोड़ दिखते हैं तो यूं लगता है पता नहीं कितना डाउन हिल है, कितना अप हिल है, कितना शार्प टर्न है, वो रात में नहीं पता चलता। और मैं ये एरिया पहली बार दिन में कवर कर रहा हूँ। मैं कभी दिन में कवर नहीं किया, सारा हमेशा रात को निकाला है, हमेशा। क्योंकि मैं पहले भी 3-4 बार जॉर्जिया जा चुका हूँ, तो मैंने रात को ही कवर किया है जॉर्जिया। मतलब अटलांटा गया हूँ मैं, और बाकी इस रास्ते से मैं लास्ट टाइम आया ही था, तो वो भी मैंने रात को ही कवर किया था। और जो हाईवे है सारा पहाड़ काट के बनाया हुआ है। और जो मेरे आगे जा रहा है पता नहीं कौन है ये महानुभाव, मैं उसको ओवरटेक करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं उसके पास जाता हूँ ये स्पीड अप कर लेता है, और जब मैं इसके पीछे आता हूँ ये फिर 102-101 पे स्पीड कर लेता है।
ये मतलब ऐसे अजूबे मिलते हैं हमें दिन में देखने को, 3-4 अजूबे मिल ही जाते हैं। फिर से ओवरटेक करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी ये फिर इसने स्पीड अप कर लिया। बाकी आज टेम्परेचर 19 डिग्री हो रखा है, तो धूप भी अच्छी निकल रखी है। और पता नहीं इस एरिया में कब बारिश शुरू हो जाती है। मतलब मैं जितनी भी बार आया हूँ मैंने बारिश ही देखी है, या तो बादल या बारिश। अभी ये देखिए, ये महानुभाव जी। ऐसे लोग कल्ले इंडिया में नहीं, यूएसए कनाडा में भी मिलते हैं जो आपको ओवरटेक नहीं करने देते। वो तो बस आप मौके का फ़ायदा उठाओ। अगर उसका ट्रेलर ज़्यादा लोडेड है और अप हिल है, आपकी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा है, तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हो। और बस टेनेसी स्टेट में एंटर करने वाला हूँ। यहाँ से मेरे को नॉक्सविल सिटी रही है 93 किलोमीटर, मतलब 95 ऑलमोस्ट। पर मैं सिटी के अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर से बाईपास लेके और इंटरस्टेट 40, फिर वहाँ से इंटरस्टेट 81 जो ब्रिस्टॉल को जाएगा। वैसे मेरे को एक शॉर्टकट रास्ता भी था, वो मेरे को गूगल मैप शो कर रहा था लगभग 222 किलोमीटर। और मेरे को वैसे अगर मैं इंटरस्टेट लेके आ रहा हूँ तो 318 किलोमीटर, इवन के मेरे को 95 किलोमीटर फालतू पड़ रहा है। बट फिर भी मैं इंटरस्टेट प्रेफर करूँगा लोकल रूट की बजाय, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और जो लोकल हाईवे होते हैं उसमें पता नहीं ट्रक रूट होगा नहीं होगा, जो ब्रिज है उनकी हाइट क्लियरेंस कितनी होगी। और रही बात बाकी, उधर से भी टाइम इतना ही शो कर रहा था, 2 घंटे 55 मिनट, और इंटरस्टेट हो गए थे मेरे को 3 घंटे शो हो रहे थे। सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस था। मैं टाइम तो मेरे को उतना ही लगना है, तो इससे अच्छा इंटरस्टेट प्रेफर करो। और बाकी ज़्यादातर हम अगर कोई भी कवर करते हैं किसी भी सिटी में, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरस्टेट, मतलब 95% हम डिस्टेंस इंटरस्टेट के थ्रू ही कवर करते हैं, क्योंकि इंटरस्टेट पे सारी फैसिलिटीज़ होती है, रेस्ट एरिया, गैस स्टेशन, और मतलब हाइट क्लियरेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरस्टेट के जो ब्रिजेस होते हैं वो 13.5 फीट से ऊपर ही होते हैं। जो नॉर्मल अगर ट्रक ट्रेलर की हाइट देखी जाए तो 13.5 फीट होती है, तो वो जो भी ब्रिजेस इंटरस्टेट पे हैं सारे 13.5 फीट से ऊपर होते हैं। तो ये फायदा है इंटरस्टेट का। और जो मेजर सिटीज है, मेजर एरियाज है, वो इंटरस्टेट ही कवर करते हैं। और जो यूएसए के मेन हाईवेज है उनको नाम इंटरस्टेट दे रखा है। जैसे अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो वो हाईवे है, मतलब है 5 की मल्टीप्लाइज में, बट वो जैसे हाईवे नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 जो सारे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ तो हाईवे नंबर 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85 और 95 ऐसे हैं। मतलब यूएसए ने ऐसे डिवाइड कर रखा है। दोनों जो मेजर हाईवेज हैं ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वो 5 के मल्टीप्लाई में ही होंगे। बट जो इवन नंबर है वो ईस्ट टू वेस्ट दे रखे हैं, और ऑड नंबर है जो नॉर्थ टू साउथ है। बाकी मतलब ज्वाइनिंग हाईवेज भी आते हैं बीच में, जैसे 44 हो गया, 57 हो गया, 69 हो गया, 94 हो गया, 43 हो गया, 41 हो गया, ऐसे भी होते हैं। पर वो क्या है, वो मतलब पूरा
यूएसए को मतलब कवर नहीं करते ऊपर से नीचे तक, या मतलब ईस्ट टू वेस्ट नहीं जाते वो जस्ट 2 इंटरस्टेट को या एक मेजर सिटी को इंटरस्टेट से ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ। सो टेनेसी में एंटर कर चुका हूँ, ये आ गया वेलकम टू टेनेसी साइन। और ये टेनेसी का वेलकम सेंटर है। ये तो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड पार्किंग है यहाँ तो। Saffron Logistics। अभी मैं अप हिल पे हूँ और मेरी स्पीड सिर्फ रह रखी है 65 किलोमीटर पर आवर। 105 से टूट के 65 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा अप हिल है। और मेरे को कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपके पास 80,000 पाउंड वेट होता है, लगभग 40 टन इंक्लूडिंग ट्रक एंड ट्रेलर। इंडिया वाले तो 60 टन 80 टन का ले जाते हैं, वो कैसे? तो भाई इंडिया के 350 हॉर्स पावर के ट्रक 50-60 की स्पीड में चलते हैं। ये 450 प्लस हॉर्स पावर ट्रक होते हैं, 450-500 हॉर्स पावर के अराउंड। और मतलब भी 20 टन इनका वेट हो गया और 20 टन इनके अंदर लोड हो गया, टोटल 40 टन हो गया। तो 40 टन में भी ये नहीं चढ़ पाते। और दूसरी चीज, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी 105, 113, 121 इतनी है। तो उन्होंने इस तरीके से प्लान किया हुआ है ना, ताकि मतलब एक सेफ स्पीड हो और कंट्रोल भी हो जाए वेट। इसके लिए इन्होंने वेट लिमिट कम कर रखी है यहाँ। बाकी ओवर साइज लोड भी होते हैं, उनके लिए अलग परमिशन वगैरह चाहिए होती है। और ये अब जितनी अप हिल है फिर उतनी डाउन हिल आएगी। और ट्रक भी पूरा गर्म हो रहा है। कूलेंट का टेम्परेचर 220 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलमोस्ट जा चुका है। और अब मैं जा रहा हूँ डाउन हिल पे। ये 4% डाउन हिल है। मतलब हम यहाँ पे ट्रक को पेडल ब्रेक से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मतलब ज़्यादा पेडल ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक हीट होने के चांसेस है, मतलब भी ब्रेक जैसे आग लग सकती है। तो हमें इंजन ब्रेक्स यूज़ करने पड़ते हैं। फाइनली 3 घंटे और 20 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं डिलीवरी लोकेशन पे तो पहुंच गया। और मैं पहुंच गया था 8:50 पे और टाइम हो रहा है अभी 9:15। मेरे को 25 मिनट लग गए यहाँ से सिर्फ ट्रक घुमाने में। मतलब इतनी की जगह है, बस यहाँ से सिर्फ यू टर्न मारना था। और ऑलरेडी 53 फुट का ट्रेलर है, तो ट्रक समेत कुल मिला के 75 फुट लेंथ होगी। अब इसका यू टर्न कैसे लग सकता है इतनी की जगह में? मेरे को 35 मिनट लग गए, क्योंकि ये पूरी जगह ही मेरे हिसाब से 80 फीट होगी। अब 80 फीट में 75 फीट का यू टर्न कैसे लग सकता है? नॉट पॉसिबल। सिर्फ इतना, और पीछे वो ट्रेलर खड़ा है। अगर ब्लाइंड बैक भी करे तो बंदा उस ट्रेलर में ट्रेलर लगता है।
और आगे फिर ये आ गई, ये पोल, इस पोल में आगे बम्पर लगता है, करे तो करे क्या बंदा। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसकी, ये जो गार्बेज बिन रखा है। बाकी मैं इसकी सुबह इसकी सही क्लिप बनाऊंगा, सुबह मतलब मॉर्निंग में सारा लाइट में सारा साफ दिखेगा। और वैसे 8 बजे ओपन होते हैं, तो अभी 9 बजे है, मेरे पास खूब टाइम है, 11 घंटे हैं। सुबह आराम से 7 बजे उठ के चेक इन करते हैं 8 बजे। चलो मिलते हैं फिर सुबह। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और धुंध आ रखी है, सेम जैसे इंडिया में होती है, मतलब सेम इंडिया वाली फीलिंग आ रही है सुबह सुबह 8 बजे की। और ये थी वो पार्किंग जो मैं कल रात को बता रहा था। पार्किंग क्या मतलब, डॉक, सिर्फ इतनी की जगह। अब सोचने वाली बात है, अभी इतनी जगह में 53 फुट का ट्रेलर कैसे घूम जाएगा। और इधर ये गार्बेज बिन है, ये मुड़ने नहीं देता। और ये पिलर भी है जो मैं रात को बता रहा था, ये जो आगे मतलब ट्रक में लगता है। बहुत मुश्किल से घुमाया, कम से कम मेरे को 35 मिनट लग गए, और वो भी था भी मैं अकेला। सोलो में ये बड़ी दिक्कत होती है, टाइट स्पॉट आ जाए तो। बट अल्लाह कोई नहीं, मेरे पास तो सफिशिएंट टाइम था। चलो चलते हैं रिसीवर के पास। 8 बज गए, खुल गए होंगे। जाके डोर नॉक करते हैं, देखते हैं, फिर करवाते हैं अनलोड और मंगवाते हैं बैक हॉल। बाकी मौसम बढ़िया है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, शायद तक 10-11 डिग्री है, और धूप भी शायद तक निकल जाएगी थोड़ी देर में। बट धुंध बिल्कुल सेम इंडिया वाली है, सेम बिल्कुल वाइब बिल्कुल अब वही आ रही है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, जो लास्ट टाइम थी किंग्स पोर्ट टेनेसी, वहीं से इस बार पिकअप है। और देखा जाए तो डॉक यहाँ पे भी टाइट ही है वैसे। और पिछली बार जो मैंने जिस प्लांट से पिकअप की थी वो बहुत इजी था एक्सेस करना, मतलब हाईवे के जस्ट एग्जिट पे ही था, और काफ़ी मतलब बैक इन भी वहाँ पे इजी थी। बट यहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है, मतलब भी डाउनटाउन जैसी पतली पतली सड़कें हैं, और डॉक भी बहुत टाइट था। बट ठीक था, नॉर्मल था, मतलब इतना तंग नहीं हुआ जितना मैं कल रात को हुआ। बाकी यहाँ से निकलने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 3 किलोमीटर का रास्ता 12-13 मिनट खा जाता है, इतने टाइट टर्न्स है यहाँ पे। बस अब करवा के पिकअप फिर निकलते हैं। स्केल भी करवानी पड़ेगी रास्ते में। अब देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं लोडिंग में, फिर करवा के लोड यहाँ से निकलते हैं।